Hello, welcome to the Cartographia IS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture we are going to discuss in detail agriculture sector and the various reforms that are needed in it. Before starting, Cartographia IS use a unique technique, innovative approach that is book to map technique. इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा and your whole syllabus will be covered through the maps. Also we use your photogenic memory so that you don't have to mug up the things, only you have to just understand the things. Also we have brought for you UPPSC's 60 days crash course which provides you a written guarantee of 90 questions, and also we have launched for you UPSC Panchamrit study notes which provides you a written guarantee of 30 questions. So hurry up, join this course and don't be late. अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को। मैंने आपको अपनी इकोनॉमिक की क्लासेस में भी बताया है कि हाउ आर इकोनॉमी फंक्शंस। हमारे पास तीन मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड देन इज मैन्युफैक्चरिंग, देन थर्ड इज सर्विस सेक्टर। ये जो प्राइमरी सेक्टर है इट इज़ फॉर्मिंग द बेस फॉर एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। देखिए, तो जब ये प्राइमरी सेक्टर ही वेल फ्लरिश्ड होगा, अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू डेवलप। ठीक है, ये हम हिस्टोरिकली हम देखें, अगर कहीं पे भी, अगर ब्रिटेन में भी उन्होंने जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया है, उन्होंने रॉ मटेरियल के बेसिस पे ही अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया है। तो कभी भी किसी इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल चलता है वो मोस्टली आता है प्राइमरी सेक्टर से। सो इट इज़ नीडेड, इफ़ यू वांट टू ग्रो द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन इट इज़ नीडेड दैट द प्राइमरी सेक्टर बी गिवन द पुश। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम जो चेंजेस चाहिए, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली द विच इज़ डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के बीच में काम कर रहा है। एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, ये सारे सेक्टर एनवायरनमेंट के बीच में काम कर रहे हैं और इस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द प्राइमरी सेक्टर। फाइन, तो इट इज़ नीडेड दैट द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऐसे एक्शंस ले, ऐसी पॉलिसीज बनाए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बोथ द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्राइमरी सेक्टर की। ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, ऑल्दो इसका जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस देन द सर्विस सेक्टर, बट जो नंबर ऑफ पीपल जितने एम्प्लॉयड है, नंबर ऑफ इंडियन जितने एम्प्लॉयड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में, इज मोर देन एनी अदर सेक्टर। तो बाकी दोनों सेक्टर से भी ज़्यादा इज द पीपल आर इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। इसका सीधा रीज़न है मोस्ट ऑफ आर पॉपुलेशन इज रिसाइडिंग इन द रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में टिल नाउ वी हैव नॉट प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज़ टू पीपल सो दैट वो कोई और एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन चूज कर पाए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस लिए इम्पॉर्टेंट है। हर ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक नीड है फूड, और फूड कहाँ से प्रोवाइडेड होता है? एग्रीकल्चर से। तो हर इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड एट सेम टाइम जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करता है, उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर फूड सिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन दोनों के लिए एक एज अ हीलिंग फैक्टर है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज मैंने आपको बताया दो सेक्टर्स तो हमारे तीन में से दो सेक्टर्स तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर इन दो सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो जब तक एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा मैन्युफैक्चरिंग नहीं ग्रो कर सकता। तो हर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। फाइन, एग्रीकल्चर अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ 4% वुड एटलीस्ट एड अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर एग्रीकल्चर में 4% का ही ग्रोथ हो गया तो हमारी जीडीपी में 1% का ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही जीडीपी इंक्रीज होगा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हम साथ ही साथ ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे टू द वर्ल्ड मार्केट। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड मार्केट हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे और इससे इंडिया को रेवेन्यू मिलेगा और इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा। जो हम करंटली किसी कंट्री के साथ नेगेटिव बैलेंस में है पेमेंट के लिए, अब वो हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू इंक्रीजिंग आर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। बट प्रॉब्लम क्या है, हम जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो मैं आपको आगे भी डिटेल में बताऊंगी, जितना भी हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल में कर रहे हैं।
जो हमारे ब्रिटिश टाइम से हमारा स्टार्ट हुआ था, स्टिल हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि जो रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपरली प्रोसेस्ड करके वर्ल्ड मार्केट में बेटर प्राइसेस पे सेल करें। तो रिक्वायर्ड क्या है कि हम अपने रॉ मटेरियल को अच्छे से प्रोसेस करके देन वर्ल्ड मार्केट में इंक्रीज प्राइसेस पे सेल आउट करें। इससे हमारे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। फाइन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी डेवलपिंग नेशंस में तभी हो सकता है जब उसका एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड हो और उसी से उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा। ये हमें चाइना के केस में भी देखने को मिला है। पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, उसके बाद ही वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर पाए, तभी प्रेजेंटली चाइना इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो हमें चाइना का एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। साथ ही साथ ये हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, लैंड और वाटर चाहिए होता है। तो हमें क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम से कम हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज पे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हम इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें एंड डेवलपमेंट करें ताकि वो एक सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे, हमारी बेसिक फूड सिक्योरिटी को पूरा करे और साथ ही साथ अगर कुछ स्केर्सिटी है, फूड स्केर्सिटी है, उसको वो गैप्स को फिल कर पाए। अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर तो ये 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम करता है। देखिए, अगर आप सपोज करिए मंडी में जा रहे हैं, फाइन, अगर आप मंडी में गोइंग फॉर परचेजिंग द वेजिटेबल्स जा रहे हैं, अब आप वहाँ पे क्या होता है, आपका एम क्या होता है, हर किसी एनी पर्सन का एम क्या होता है कि हमें कम से कम प्राइजेस पे अच्छी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाए। ये एक है कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव, कंज्यूमर जिस तरीके से सोचता है। अगर हम सोचे फार्मर के पर्सपेक्टिव से, फार्मर क्या सोचता है, उसने इतनी मेहनत करी है, इतनी धूप में, बारिश में, हर टाइम पे उसने इतनी मेहनत करी है उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ग्रो करने में, तो उसका एम है कि उसको अच्छे प्राइजेस मिले। फाइन। और अगर हम देखें जो कोई ऐसा सेलर है जो मंडी में बैठ के सेल कर रहा है, फार्मर तो कुछ डायरेक्टली जाके एग्रीकल्चर मंडी में सेल तो नहीं करता, तो जो सेलर है उसका एम होता है कि उसको भी अच्छा प्रॉफिट मिले। तो तीनों जने, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द सेलर, अपने अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं। वो अपना मिनिमम कॉस्ट रख के ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट हो रही है, देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है कि फार्मर को ज़्यादा पुश मिले, उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिले, वो उसके किस पे कॉस्ट पे आता है, कंज्यूमर की कॉस्ट पे आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बना फ्रेम कर रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ये दोनों पॉलिसीज कॉन्ट्राडिक्टरी काम कर रही है। अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तभी भी डोमेस्टिक जो फार्मर्स हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उन पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। फाइन। तो गवर्नमेंट को ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस का फेस करना पड़ रहा है हर एक इनिशिएटिव को लेने से पहले। तो हमें इस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम करनी है कि फार्मर को इंसेंटिव मिले, मोटिवेशन मिले, उनको इंकरेजमेंट मिले अपने ग्रो करने के लिए, और साथ ही साथ कंज्यूमर के ऊपर भी इतना बड़ा प्राइस का पुश होना, इन्फ्लेशन होना, उसका इफेक्ट मिनिमम हो। फाइन। देयर इज टेंशन बिटवीन दीज कैंडिडेट्स, इन तीनों के बीच में टेंशन्स है। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, जो पॉलिसीज होती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी काम करती है, पॉलिसीज कॉस्टली बन जाती है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता रहता है। फाइन। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि फार्मर को अपने प्रोड्यूस का जो प्राइस मिलता है वो कम होता है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है वो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जब कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, सपोज ड्रॉट आ गई या फेमाइन आ गई या कोई ज़्यादा फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो गई, तो फार्मर्स का प्रोड्यूस खराब हो जाता है। उसमें भी गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, अपने पर्स में से, अपने बजट में से मनी एलोकेट करे फॉर द फार्मर्स। फाइन। और अगर फार्मर को, अगर देखो इम्पैक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम फार्मर्स को ऑल टुगेदर उनकी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर सके। अगर फार्मर ग्रो नहीं कर पाते, फार्मर का अगर उनका आउटपुट प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हम सब पे जो उनके रूट्स, उनके प्रोड्यूस को कंज्यूम कर रहे हैं। ना ही हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम उसका प्राइस पे करें, और हमें ये भी चाहिए होता है कि हमें टाइम टू टाइम फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हो। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करना इज नीड ऑफ द आवर। फाइन। साथ ही साथ अगर आपने बहुत बार देखा हो कि गवर्नमेंट ने एक एजेंडा रखा है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। हम कब से देख रहे हैं कि हमें जस्ट 1 किलो ऑफ पोटैटो वी आर गेटिंग एट 20-30 रुपीज़ ओनली। तो सोचो फार्मर को तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको ग्रो करने के लिए, पर टाइम टू टाइम उनकी इनकम उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है। उनकी इनकम इंक्रीज़ नहीं हो रही है, जो इंटरमीडियरी है,
जो फार्मर से परचेज करके मार्केट में सेल कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वो अपना खुद का कमीशन भी उसमें ज्वाइन करके तब मार्केट में सेल करते हैं। पर जो फार्मर को प्राइस मिल रही है, अगर हमें वो 20 रुपीज़ का मिल रहा है तो सोचो फार्मर्स को तो वो 5 to 10 रुपीज़ में ही सिर्फ अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने का, अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का प्राइस मिलता होगा। तो नीड ये है कि हम फार्मर्स की इनकम डबल करें। वो कितने टाइम से इतने कम प्राइसेस में अपने प्रोड्यूस को सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये तब हो सकता है जब हम फार्मर अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, मतलब सेम लैंड पे, एक सेम लैंड पे वो ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करे और साथ ही साथ जो उसके एडिशनल कॉस्ट लगते हैं, अगर वो सीड परचेज करने के लिए या उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर को सप्लाई करने के लिए जो भी एडिशनल कॉस्ट होते हैं वो कम से कम हो जाए, ठीक है। अगर वो डाइवर्सिफिकेशन पे भी जाएगा फार्मर, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक ही लैंड पे 2-3 क्रॉप्स को सेल करना, ठीक है। एक एसेंशियल क्रॉप जो फूड क्रॉप हो गया, साथ ही साथ अगर वो कोई कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करता है तो इससे क्या होगा, कमर्शियल क्रॉप्स की प्राइसेस ज़्यादा होगी, तो वो बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर पाएगा और मार्केट से बेटर प्राइसेस भी ले पाएगा कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से फार्मर की हम इनकम डबल कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, सेम लैंड पे उनको ज़्यादा बेटर क्रॉप्स, बेटर प्रोड्यूस मिले, ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो। साथ ही साथ इस तरीके से भी करा जा सकता है कि वो जिस तरीके अपना क्रॉप को ग्रो करने में जितनी कॉस्ट का इंकर कर रहे हैं, जितनी उन पर कॉस्ट आ रही है उसको कम कर लें, उनका खर्चा कम हो जाए। और साथ ही साथ वो ये भी कर सकते हैं कि एक ही लैंड पे वो ज़्यादा चीज़ें ग्रो करके ज़्यादा इनकम अर्न कर लें, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं टू डबल द फार्मर्स इनकम। साथ ही साथ फार्मर को फंडामेंटल चेंजेस चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फंडामेंटल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है अगर हम चाहते हैं कि डबल कर सके फार्मर की इनकम। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से सपोर्ट किया है फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, जो फार्मर को इनपुट्स चाहिए होते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको सब्सिडाइज करा है, कम प्राइसेस में अवेलेबल कराया है। जैसे वाटर को, पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को, फर्टिलाइजर्स पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की है ताकि फार्मर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। ग्रीन रेवोल्यूशन से एक ही लैंड पे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो फार्मर का प्रोड्यूस जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा और उनकी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट ने जो फाइनल प्रोड्यूस होता है, फाइनल प्रोडक्शन होता है फार्मर का, उसको, उसकी प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए भी काफ़ी चीज़ें देखी है। जैसे आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट फार्मर्स को अश्योर करती है, गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप इतना क्रॉप्स ग्रो करो ही करो, हम आपके लिए परचेज करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि फार्मर्स हमेशा एक डिलेमा में रहते हैं, अनसर्टेनिटी में रहते हैं कि उनकी क्रॉप्स को परचेज करा जाएगा, उनके आउटपुट को परचेज करा जाएगा या मार्केट में या नहीं। अगर कोई परचेज नहीं करेगा तो उनका टोटली वेस्ट है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि आप ग्रो क्रॉप्स करो, हम आपको MSP एक प्राइस बता देते हैं, मिनिमम प्राइस बता देते हैं कि इस प्राइस पे तो आपके प्रोड्यूस को हम परचेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट साथ ही साथ स्टॉक मेंटेन करती है। गवर्नमेंट, जैसे हमने रिसेंटली भी लॉकडाउन के टाइम पे सुना था कि गवर्नमेंट कहती थी कि हमारे पास 90 डेज का स्टॉक है, एग्रीकल्चर स्टॉक है। इन केस अगर एग्रीकल्चर में इस टाइम पे अगर प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता या क्रॉप फेल कर जाते हैं तो हमने स्टॉक्स रख रखे हैं। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी स्टॉक्स रखता है ताकि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो, नेचुरल कैलेमिटी हो, जहाँ पे प्रोडक्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट इंटरवेन करके अपना स्टॉक मार्केट में रिलीज कर देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है ताकि वो पहले प्रोडक्शन से पहले ही उनको बता देती है कि हम इस प्राइस पे तो आपसे परचेज करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्टॉक भी मेंटेन करती है, ठीक है। अगर हम देखें गवर्नमेंट और स्टॉक मेंटेन करने से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, सपोज करो मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाए, मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाए, किसी भी क्रॉप की, वीट की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए और फार्मर अब सोच रहा है कि उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस हो गया बिकॉज उसको बहुत कम प्राइस मिल रहा है। तो गवर्नमेंट अगर अपना स्टॉक रिलीज करेगी मार्केट में, ठीक है, गवर्नमेंट अगर अपना मार्केट में स्टॉक रिलीज करेगी तो प्राइस ऑफ वीट विल बी स्टेबल। अब ना वो बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, तो प्राइजेस को ऑप्टिमम लेवल पे, सही लेवल पे रखने के लिए भी गवर्नमेंट अपना स्टॉक कभी रिलीज करती है या कभी बचा के रखती है ताकि फार्मर को एक अच्छी प्राइस मिले। अगर हम देख सकते हैं कि अगर फार्मर की हमको इनकम इंक्रीज करनी है तो सिर्फ क्रॉप्स पे ना रहकर अगर हम नॉन क्रॉप्स एक्टिविटीज़ पे भी जाएं, जैसे कि फार्मर अपने लैंड पे क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ में साइड में अगर उसने सोलर पैनल्स का इंस्टॉल किया तो इससे क्या होगा,
उसको इलेक्ट्रिसिटी अब परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके कॉस्ट तो रिड्यूस हो गई। एट द सेम टाइम अगर कोई पावर ग्रिड सेंटर होगा, ठीक है, पावर ग्रिड सेंटर होगा, दे कैन ऑल्सो परचेज द, अगर फार्मर के पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी सेल कर सकता है पावर ग्रिड सेक्टर को, वहाँ से भी उसको इनकम मिलेगी। इनकम इंक्रीज करना ही इज द मेन एम फॉर द फार्मर। तो अगर वो अपनी, एक तो उनको इलेक्ट्रिसिटी परचेज नहीं करनी पड़ रही क्योंकि उसने सोलर पावर पैनल्स लगा दिए, अब उसको इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं करना। साथ ही साथ जो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैन सेल टू नियर बाय पावर ग्रिड, तो वहाँ से वो पावर डिस्कॉम पे सेल करके पावर ग्रिड में उसको इंटीग्रेट करके फार्मर को और ज़्यादा इनकम मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट और कैसे इनकम इंक्रीज कर सकती है फार्मर की? अगर गवर्नमेंट उनके अकाउंट में डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर दे टू सपोर्ट देम, जैसे गवर्नमेंट रिसेंटली कर भी रही है, जो हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके अंदर गवर्नमेंट 2000 रुपीज़ इन द इंस्टॉलमेंट्स फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर रही है। ये भी इनकम का इंक्रीज करने का एक वन ऑफ द मेथड है। फाइन, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, प्रॉब्लम करेंटली ये है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है फार्मर को, वो फार्मर को हेल्प करने से ज़्यादा डैमेज कर रहा है। किस तरीके से? अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज यूरिया क्या है? एक फर्टिलाइजर है जो फार्मर्स की क्रॉप्स को बेटर ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जो यूरिया है, जो सब्सिडाइज्ड है, उसका काफ़ी ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनको बहुत कम प्राइसेस में मिल रहा है तो फार्मर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो उससे पॉल्यूशन होता है, लोकल जो वाटर बॉडी होती है, लेक्स होते हैं या कोई सी भी नदी होती है, अगर ये यूरिया उसमें एंटर कर जाता है तो वाटर को वो काफ़ी पॉल्यूट कर देता है। फाइन, साथ ही साथ अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा यूरिया सॉइल में लंबे टाइम तक डालते रहते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रिडक्शन हो जाता है, कम सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? पहले तो हमने पढ़ा यूरिया फर्टिलाइजर के लिए। सेकेंड है पावर सब्सिडी जो प्रोवाइड करी जाती है फार्मर को। इससे क्या होता है? फार्मर्स जो ग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा निकालते हैं ग्राउंड से, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि जो ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स है, जो स्टोरेज है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होता है? अगर गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है तो उसको डायरेक्टली जो पावर डिस्कॉम्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है उन पे कहीं ज़्यादा डैमेज हो रहा है। हमने रिसेंटली भी देखा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पावर डिस्कॉम्स को, उनके पास जितना ज़्यादा लोन है, उनके पास जितना ज़्यादा क्रेडिट है, उसको ईज ऑफ करने के लिए, उसको कम करने के लिए। क्यों? बिकॉज इतने कम प्राइस पे फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है कि ये डैमेज करती है ऑपरेशन ऑफ पावर डिस्कॉम्स। साथ ही साथ हम देखते हैं कई बार जब भी इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट जब पावर में आना चाहती है तो वो फार्मर्स को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका लोन वेव ऑफ कर देंगे। ठीक है, आप हमें वोट दो, हम आपका लोन वेव ऑफ कर देंगे, आपको वो लोन पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट प्रॉमिस कर दिया फार्मर्स को, फार्मर्स ने उनको वोट भी दे दिया। पर प्रॉब्लम किस पे आती है? जिसने लोन दिया था, मतलब बैंक्स ने। अब बैंक्स के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो बैलेंस शीट में एनपीएस हैं, ये मैंने आपको समझाया था, आप मेरे इकोनॉमिक क्लास में ज़रूर देख सकते हैं। एनपीएस क्या होता है? जो बैंक्स के पास, बैंक्स ने जो लोन दिए हैं फार्मर को या किसी भी सेक्टर को, फाइन, अगर वो रीपे नहीं कर पा रहे तो वो लोन एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अगर ड्यूरिंग द इलेक्शन से किसी भी टाइम पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम आपका लोन वेव ऑफ कर देंगे, तो लोन वेव ऑफ तो गवर्नमेंट बोलती है, पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स, जहाँ जिनके लोन्स वापस, जो लोन्स का रिपेमेंट है वो वापस नहीं आ पा रहा है। पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा? इकोनॉमी में हम टैक्स पेयर्स का मनी ही वो लोन रिपे करने में जा रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट है। पर हमें ये भी देखना पड़ेगा, कई बार तो उन फार्मर्स का, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बड़ा लैंड होता है और लोन रीपे करने के वो केपेबल हैं, वो पे कर सकते हैं, वो जानबूझ के लोन रीपे नहीं करते, बिकॉज उनको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है तो उनको पे करने की क्या ही ज़रूरत, तो वो अपना 5, 10, 15 लाख का लोन पे ही नहीं कर सकते, जबकि वो पे कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल मोटिव जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें जो आउटपुट प्राइजेस हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अप्लाई बेसिकली टू ओनली हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो कहती है कि हम आपको, आप ग्रो करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, मिनिमम प्राइस प्रोवाइड करेंगे, इससे कम आपको प्राइस नहीं मिलेगी, हम इससे ज़्यादा ही प्राइस आपको प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये तो प्राइस है जो आपको मिलेगी आपके प्रोड्यूस के लिए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? एक तो हमने देख लिया कि फार्मर्स ग्रो कर लेते हैं, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये कुछ ही क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है।
सारे क्रॉप्स के लिए एमएसपी अवेलेबल नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कुछ ही क्रॉप्स के लिए है, जैसे वीट है, राइस है। तो और ग्रुप्स जो और क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा ग्रो करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखते हैं, ये पहले हमने देखा फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। अब हम देखते हैं कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। अब कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम देख पड़ रही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी किसी भी कमोडिटी का, एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा राइज करने लग जाए, ठीक है, ये कब किस केस में होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस केस में गवर्नमेंट अगर डोमेस्टिकली चाहती है कि ये गुड अवेलेबल हो, अभी एक्सपोर्ट ना हो, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट उस केस में एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि एक्सपोर्ट अभी इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे नहीं होगा, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया के मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबल ही नहीं है वो। इससे क्या होता है, फार्मर्स जो एक्सपोर्ट करके अच्छा प्राइस ले सकते थे, फार्मर्स जो एक्सपोर्ट करके उस क्रॉप का अच्छा प्राइस ले सकते थे, अब उनको कम प्राइस पे ही डोमेस्टिक मार्केट पे सेल करना पड़ेगा। तो फॉरेन मार्केट में जहाँ पे ज़्यादा अच्छा उसको प्राइस मिल रहा था, अब उनको नहीं मिल रहा। साथ ही साथ गवर्नमेंट असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाती है, ठीक है। उसका मेन पर्पस क्या होता है कि उसका मेन पर्पस ये होता है कि किसी भी कमोडिटी का कहीं ज़्यादा मार्केट में ऐसा नहीं हो जाए कि होर्डिंग हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग हो जाए और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को इनेक्ट किया था। इसका मेन एम तो ये था कि प्रोडक्शन का स्टेबिलिटी रहे, कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं कि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, मार्केट में उसका कहीं सही अमाउंट में अवेलेबिलिटी रहे। पर इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर में रिड्यूस हो गया। फाइन, दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर में रिड्यूस हो गया। जो भी इन्वेस्टर है उसका मेन एम क्या होता है, उसको अच्छे प्राइस मिले अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके, जो सेल करके। फाइन, पर इस केस में क्या होता है, जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है जो इस एम से अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहता है, जब वो देखता है कि गवर्नमेंट ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे कभी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, कभी असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगा देते हैं, तो इन्वेस्टर्स इंसेंटिवाइज नहीं होते, उनको मन नहीं करता कि अपना अब वो जाके मार्केट में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। इसी कारण वो कम वेयर हाउसेस क्रिएट करते हैं, ना ही वो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम क्रिएट करते हैं। जब उनको पता है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट असेंशियल कमोडिटी लगा दे, इसके अंदर क्या है, एक तो मार्केट में ब्लैक होर्डिंग और जो होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग, उसको प्रिवेंट करना। साथ ही साथ ये कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा जा सकती है कि आप इससे पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते उस गुड को। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा कि स्टोरेज लिमिटेड है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्ट ही क्यों करेगा, जब उनको पता है कि इतनी ही लिमिट है और वो अपने अवेलेबल फैसिलिटी में उतना स्टोर कर सकते हैं, तो ना ही वो वेयर हाउसेस क्रिएट करेंगे एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट को स्टोर करने के लिए, ना ही वो कोल्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसको प्रिजर्व करा जा सके। इसके क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में इज लैकिंग, ठीक है। इसके कारण अगर प्राइमरी सेक्टर में ऐसे कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है सरप्लस अमाउंट को प्रिजर्व करने के लिए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि फार्मर को जब पता है ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो कम प्राइजेस में भी मार्केट में, मंडी में सेल कर देते हैं, इस एम के साथ कि इसको बचाने के लिए, इस प्रोड्यूस को बचाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो जाके मार्केट में ही सेल कर दो, भले कम प्राइस मिले, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। फाइन, अब एक बार देख लेते हैं कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है क्या। मैंने आपको बताया ये इनेक्ट किया गया था 1955 में। ये कंट्रोल करता है कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केट में कितना अवेलेबल हो सकता है, एक पर्सन के पास कितना अमाउंट ऑफ गुड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिटेलर कहीं ज़्यादा अपने पास स्टोर करके रख जाए और पूरे मार्केट में बाद में स्कैर्सिटी हो। कभी कभी रिटेलर्स ऐसा करते भी हैं, ऐसा वो इसलिए करते हैं, सपोज करो एक स्टोर पे उन्होंने सारा प्रोड्यूस को स्टोर कर दिया, पूरे मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अब इस रिटेलर के पास एक ऐसी पावर आ गई कि वो जब भी चाहे इस प्रोड्यूस का प्राइस बहुत ज़्यादा, जो भी उसके पास स्टोरेज है, जो भी उसके पास कमोडिटी अवेलेबल है, उसका प्राइस वो अपनी कंडीशंस पे, जिस कंडीशन पे वो चाहता है उस कंडीशन पे वो सेल करेगा, ठीक है।
क्यों करेगा? अब वो हो सकता है कि सेम 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये की भी डिमांड करे, बिकॉज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बस उसके पास अवेलेबल है, तो लोग रेडिली हो भी सकता है पे भी कर दें, क्योंकि उसको उनको वो चीज़ चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए असेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कॉमर्स को इन एनी फार्म गुड, अगर वो गुड असेंशियल है और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है। फाइन। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो मैंने आपको बताया फार्म गुड्स, जो हम खाने पीने की चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी। आपने देखा है गवर्नमेंट बताती है कि पेट्रोल का प्राइस पहले तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट डिसाइडेड था, अब फिर भी एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट एंड मार्केट मॉडल का एक साथ में हाइब्रिड किया है। पर पहले पेट्रोलियम, अभी भी पेट्रोलियम समवॉट गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती अगर एक्सटर्नल मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गिर भी नहीं सकती। गवर्नमेंट का कंट्रोल है ऑन द प्राइजेस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज, ऑन द प्राइजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चाहे इस असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो जो आइटम्स लिस्टेड है उनका नंबर इंक्रीज भी कर सकती है और उसी का नंबर डिक्रीज भी कर सकती है। और ये कब कर सकती है? जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि आइटम को हमें इंक्लूड करना चाहिए, इस कमोडिटी को इंक्लूड करना चाहिए इस लिस्ट में, तो इंक्लूड भी कर लेगी, और उनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा भी सकती है। ये गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। अगर किसी भी आइटम को इसके अंदर रखा गया तो सारे जो भी उसमें लोग उसमें डील करते हैं, जो उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है, भले वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, इंपोर्टर है, सबको उस स्टॉक की लिमिट को एडहेयर करना ही पड़ेगा। उस स्टॉक की लिमिट से ज़्यादा वो नहीं जा सकते। अगर ऐसा किया तो उसके अंदर पनिशमेंट है, अगर आपने पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा स्टॉक रखा है अपने पास में। फाइन। अब ये एग्रीकल्चर मार्केट की पॉलिसी, पहले तो हमने बताया कि मैंने पहले आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो असेंशियल कमोडिटीज़ लिया है उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, जिससे वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो फार्मर्स के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर तो वो मार्केट में जाके कम प्राइसेस में भी सेल करते हैं। दूसरा इम्पैक्ट इसका ये पड़ता है कि जो मार्केटिंग पॉलिसीज़ है, ठीक है, अभी फार्मर क्या कर सकता है, उनके पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो किस किस को सेल कर सकता है। या तो जो विलेज एग्रीगेटर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल फार्मर से परचेज करते हैं, ठीक है। विलेज एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? जो छोटे छोटे फार्मर्स से उनका प्रोड्यूस परचेज करके बड़े मार्केट में जाके सेल करते हैं। या तो वो एपीएमसी, जो मंडीज होती हैं, मंडीज में जाके सेल करते हैं एपीएमसी वाली, या तो वो गवर्नमेंट को सेल करते हैं एमएसपी पे, जो गवर्नमेंट उनको अश्योर किया है कि हम तो आपका परचेज करेंगे ही करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि फार्मर्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है कि कहाँ पे वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके। फार्मर्स के बहुत लिमिटेड ऑप्शन है कि वो कहीं पे जाके अपने बेटर प्राइसेस पे अपने गुड प्रोड्यूस को सेल कर सके। जो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है ई नाम करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। उसका मेजर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो इसके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसके लिए जो क्वालिटी असेसमेंट किया जाता है कि सही क्वालिटी का उनका प्रोड्यूस है नहीं है, और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जेस लगते हैं फार्मर को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, और जो उनका ट्रांजैक्शन के लिए उनके कॉस्ट लगते हैं, ये सारे अगेन बर्डन किस पे आ रहा है? फार्मर के लिए, और उनको ऑलरेडी कम ही प्राइस मिल रहा है अपने प्रोड्यूस का। तो फार्मर्स को इतनी एडिशनल कॉस्ट को बियर करना पड़ रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, असेसमेंट कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन सब का बर्डन किस पे है? फार्मर पे ही है। तो ये मार्केटिंग की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस तो इसलिए की गई थी कि फार्मर को बेटर इनकम मिले, बट ये वाली कॉस्ट अगेन उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला रही है। अगर इंडिया में एग्रीकल्चर को देखें तो 85% जो एग्रीकल्चर लैंड की होल्डिंग्स हैं किसी भी फार्मर्स के पास है, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड नहीं है। फाइन। तो हमारे 85% एग्रीकल्चर की जिनका लैंड है उनके पास, दे आर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड नहीं है। अब ये छोटा लैंड होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है? अगर हम छोटा लैंड होगा किसी भी फार्मर्स के पास, तो उनको उस पर जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू द बिगर लैंड। अगर बिगर लैंड होगा तो उनका प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगा, तो वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे, बट छोटे लैंड पे ये चांसेस होना कम होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ला रहा है कि छोटे लैंड पे प्रोडक्टिविटी, स्मॉल लैंड पे प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टू डबल द फार्मर्स इनकम।
तो अगर हम ये सोचें कि फार्मर्स की इनकम डबल करनी है तो छोटा लैंड, स्मॉल लैंड उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर यही बड़ा लैंड होता तो हम सोच सकते हैं कि फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी, पर अगर छोटे लैंड पे वो थोड़ी सी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं ना, अगर स्मॉल लैंड पे अगर वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके इनकम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत ही कम इनकम इंक्रीज होगी। फाइन, अगर हम सोचें भी कि फार्मर की इनकम डबल करनी है तो स्मॉल लैंड पे ये चांसेस होना बहुत कम है। ये तो सिर्फ बड़े लैंड पे ही हमें रियली कोई देखने को मिलेगा कि इनकम इंक्रीज हो रही है फार्मर की। तो गवर्नमेंट ने जो डबलिंग फार्मर इनकम थी वो किसने बताई थी, कौन सी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी? अशोक दलवाई कमेटी ने। इन्होंने बताया था कि अगर हम सीरियसली चाहते हैं, अगर हम सही में चाहते हैं कि डबल हो फार्मर की इनकम, तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट जिस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है ये कम से कम 10 से 11% हर साल इंक्रीज होना चाहिए 2022-2023 तक। तो अगर हम सही में चाहते हैं कि फार्मर की इनकम इंक्रीज हो तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ 10 से 11% हर साल हो और 2022-23 तक। फाइन, अब देखिए हम किस तरीके से जो फार्मर्स को हमने सब्सिडी प्रोवाइड की है और जो हमने देखा कि यूरिया का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर का, साथ ही साथ हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको हम सही तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करे कि जो गवर्नमेंट इनपुट्स पे, यूरिया पे, क्रॉप्स पे या इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो अब हटा दे कि वो उसको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करना है, अब उनको मार्केट रेट पे प्रोवाइडेड की जाए। ठीक है, उसके लिए ना अगर वो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रेट्स पे हुई तो ना ही फार्मर मार्केट में जाके उस इलेक्ट्रिसिटी का ओवर यूज़ करेगा, ना ही वो यूरिया का ओवर यूज़ करेगा। पर साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होगा और इससे सॉइल भी हार्म नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। या तो ऐसा कर सकते हैं, अगर मार्केट प्राइस पे अवेलेबल नहीं करा सके तो ऐसी प्राइस पे प्रोवाइड करें, इससे गवर्नमेंट को भी ज़्यादा लॉस ना हो और ना ही फार्मर को लॉस हो। इस तरीके और भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र करना, उससे फार्मर की इनकम इंक्रीज हो सकती है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जनधन, आधार और मोबाइल जैम लाया था, जिससे अब फार्मर को किसी इंटरमीडिएटरी की तरफ, मनी लैंडर या लैंडलॉर्ड के थ्रू फार्मर्स को इनकम नहीं मिलेगी, अब डायरेक्टली उनके अकाउंट में आएगी। तो इससे जो लीकेजेस होते थे कि फार्मर की इनकम जो गवर्नमेंट दे भी रही है वो कोई और ले लेता था, वो लीकेजेस कंट्रोल होंगे। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो गवर्नमेंट ने जो इनपुट्स पे सब्सिडी हटा दी उससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इरिगेशन बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सके। तो अगर हमने सब्सिडीज जिनका गलत यूज हुआ जा रहा है उस मनी को अगर हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्रिएट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया तो हमें बेटर आउटपुट्स मिलेंगे और उस मनी को गवर्नमेंट डीबीटी की तरह फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, प्रेजेंटली क्या है, एक और प्रॉब्लम ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको कोई लीजिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, प्रेजेंटली प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर लैंड पे लीजिंग अलाउड नहीं है कि किसी प्राइवेट पर्सन को या किसी भी पर्सन को वो लैंड किसी यूज़ के लिए दे दिया जा सके। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है कि फार्मर अपने लैंड होने के बाद भी अगर वो एग्रीकल्चर उस लैंड पे कर नहीं पा रहा बिकॉज लैंड की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, अगर वो इस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहा बिकॉज उसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, तो लैंड का कोई यूज़ नहीं बच जाता। ठीक है, जबकि वो लैंड फार्मर का है। ठीक है, इसके लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि लैंड लीजिंग अलाउ कर दी जाए। अगर ये लैंड की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो कम से कम इस पर सोलर पावर पैनल्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। या तो ये भी किया जा सकता है कि किसी प्राइवेट पर्सन को, किसी भी इन्वेस्टर को वो लैंड लीज पे दे दिया जाए, लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स, और वो रेगुलरली फार्मर को मंथली भी इनकम देता रहेगा। इससे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि फार्मर की तो मेन इनकम भी इंक्रीज हो रही है और उसकी असेट सिक्योरिटी भी है, लैंड भी फार्मर का है पर रेगुलरली उसको इनकम भी मिल रही है। गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि फार्मर को मोटिवेट करें एग्रीकल्चर के साथ करते करते नॉन फार्म इनकम की तरफ भी, जैसे कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि उनको मोटिवेट करे कि और भी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करें, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वो खुद के यूज़ के लिए भी और नियर बाय डिस्कॉम्स में भी सेल कर सके। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो वैल्यू एडेड यूजेस होते हैं जैसे बायोमास के, कि बैम्बू का कंस्ट्रक्शन कर लिया, एथेनॉल बना लिया, इनसे क्या होता है फार्मर अपने प्रोड्यूस का और भी किसी यूज़ में लगा सकते हैं।
फाइन, या तो वो बैम्बू के कंस्ट्रक्शन के लिए लगा ले या एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, इससे फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी और रूरल डेवलपमेंट होगा। फाइन, गवर्नमेंट और भी क्या कर सकती है, ये जो करंटली मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को मिनिमम करना चाहिए। बहुत रेयर केस में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो लगाए गए हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। और गवर्नमेंट इस तरीके से प्रमोट कर सकती है कि करंटली जो हम सीधा हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देते हैं विदाउट प्रोसेसिंग देम, विदाउट गेटिंग देम बेटर प्राइजेस, अब उनको प्रोड्यूस को बेटर प्राइजेस पे बेटर प्रोसेस करके बेटर प्राइजेस पे इंटरनेशनल मार्केट पे सेल करने चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंटली हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें 10% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट जो होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होते हैं। बट ये कौन से एक्सपोर्ट होते हैं, अगर हमारे जो करंटली हम एक्सपोर्ट्स देखें तो उसमें 10% तो एग्रीकल्चर के होते हैं, पर उसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो फार्मर्स हैं, इसका इम्पैक्ट ये है कि जो फार्मर्स हैं ये डायरेक्टली सेल कर देते हैं, उनको इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता। अगर इसको हमने प्रोसेस करके मार्केट में सेल किया तो बेटर प्राइसेस मिलेंगे। तो हमारे जो हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर आइटम्स होते हैं, उनका कितना होता है 15%, उनका ओनली 15% है। इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई थी 2018 में। इसका एम था कि जो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उनको हमें डबल कर देना है। हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करंटली है जिसे 10% ही है उसको इंक्रीज करना है, और जो हमारे प्रोसेस्ड वाले हैं जो 15% है उनको इंक्रीज करना है। ठीक है, तभी फार्मर ग्लोबल वैल्यू चेन से जो ग्लोबली ट्रांजेक्शन है, ट्रेड है, उससे इंटीग्रेट होगा और उसको प्राइजेस बेटर मिलेगी। फाइन, साथ ही साथ हमें मार्केटिंग में भी रिफॉर्म्स लाने हैं। मार्केटिंग में रिफॉर्म्स कि फार्मर्स को हम फ्रीडम प्रोवाइड करें कि जो भी उनको सेल करना है, जहाँ भी सेल करना है और जब भी सेल करना है वो अपने हिसाब से कर पाए, उनको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रखना पड़े कि किसको वो सेल कर रहे हैं, कहाँ पे वो सेल कर सकते हैं, कितना स्टॉक रख सकते हैं। इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे तो फार्मर को भी फ्रीडम मिलेगी और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें एंटर करेगा। फाइन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया सब्सिडी से मनी रिड्यूस करके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में ये मनी लगाना चाहिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इससे फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में करो, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में इंक्रीज करो, इससे फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आता है अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बना सकती है, उस पर एक्शंस ले सकती है। तो जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा, गवर्नमेंट के लिए जो सबसे मेन एम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे। हेल्दी तब रहेगी वो जब उनको फूड प्रॉपरली अवेलेबल होगा। तो ये है तो स्टेट सब्जेक्ट ना, तो इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम करें, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑल्दो ये एग्रीकल्चर, वाटर, पावर सब स्टेट सब्जेक्ट है, पर रिक्वायर्ड है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम करे। ठीक है, ऑन डेवलपिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे ही हमने एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरेस्ट देखा है। वो बार बार अपने स्पीचेस में और हर जगह ये कहते हैं कि हम फार्मर्स के साथ हैं, उनको इस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फंड लॉन्च किया जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जो एक्सपेंडिचर है इसमें किससे किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर नहीं किया। ये फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बैंक्स के थ्रू या अदर कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। फाइन, फॉर द फार्म एंड फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज के लिए। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फैसिलिटी है एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, और ये सारे प्रोजेक्ट्स किस पे फोकस्ड होंगे कि जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन होने के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना और बेटर असेट फैसिलिटी फार्मर्स के लिए अवेलेबल कराना। इस फंड के अंदर कोल्ड स्टोर्स क्रिएट किए जाएंगे, कोल्ड चेन्स क्रिएट की जाएगी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, ताकि फार्मर्स को अब ज़्यादा स्टॉक जो वो अब
प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर सके, साथ ही साथ उनके पास कोल्ड चेन्स भी होंगी ताकि उनका प्रोड्यूस खराब नहीं हो। फाइन, ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ये 2020 से लेकर 2029 तक अवेलेबल होगा। इसमें गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का लोन प्रोवाइड करेगी थ्रू द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइन, थ्रू कौन प्रोवाइड करेगा ये फार्मर्स को? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पर किसके थ्रू किया जाएगा? वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, इसमें गवर्नमेंट हर साल अभी तो 4 साल के लिए अवेलेबल होगा, जिसमें हर साल 10 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फार्मर्स को अपने जो इंटरेस्ट पे करना है लोन पे, उस पर 3% पर ईयर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इंटरेस्ट पे कम पे करना पड़ेगा 3%, और ये इसकी लिमिट है 3% और अप टू द लिमिट ऑफ 2 करोड़। फाइन, ये किसके थ्रू मॉनिटर होगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ऑनलाइन देयर इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल कराएगा ये लोन टू द फार्मर्स। साथ ही साथ नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग कमेटी स्टैब्लिश करी जा रही है, ताकि टाइम टू टाइम ये चेक किया जाए कि कितना लोन अवेलेबल हो रहा है अंडर दिस फंड टू द फार्मर्स, और कंटिन्यूसली इसका फीडबैक भी लिया जाएगा फार्मर्स के थ्रू। रिसेंटली हमने लॉकडाउन के टाइम पे एक और चीज़ अच्छी देखी थी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। करंटली क्या होता है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया जाता है ताकि बियॉन्ड पर्टिकुलर लिमिट ये जो एग्रीकल्चर का स्टोरेज हो वो एग्रीकल्चर को स्टोर नहीं किया जाए। ठीक है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है एग्रीकल्चर में, बिकॉज पर्टिकुलर लिमिट तक ही उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ना ही उसके लिए वेयर हाउसेज क्रिएट किए जाते हैं, ना ही उसके लिए प्रोड्यूस के लिए कोल्ड स्टोरेज क्रिएट जाते हैं। ये था इम्पैक्ट असेंशियल कमोडिटीज एक्ट का। गवर्नमेंट का एम तो ये था कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो उसको कंट्रोल करने के लिए, पर उसके साथ साथ इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। अब इस एक्ट में क्या किया गया है, चेंजेस जो अभी 2020 में किए गए हैं, फार्मर्स बीइंग प्रोड्यूसिंग सरप्लस हैव अनेबल टू गेट बेटर प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, imposition of curbs on the stocking and regulation of the prices of commodities। तो इसका देखिए मार्केट में डिस्टॉर्शन किस तरीके से है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम मिल रहा है, उनको इंसेंटिव कम मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर में, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है वो काफ़ी वीक है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी वीक है। तो ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट आए लग गए हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यही था। इसके लिए डायरेक्टली इसलिए किया जा रहा है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। अभी किस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं, इसमें डीरेगुलेट किया जा रहा है कुछ कमोडिटीज़ को, जैसे जो सीरियल्स हैं या एडिबल ऑयल है, ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, अनियंस है, पोटैटो है। अब ये ECA के अंदर नहीं है, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर नहीं है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना स्टोर कर सकते हो। अब जितना फार्मर को चाहिए वो उतना स्टोर करेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में वो कम था। उसका रीज़न ये था, उनको लगता था कि यार वो थोड़ा सा ही प्रोड्यूस कर सकते, ज़्यादा तो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, तो उनका प्रॉफिट वैसे ही कम होगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब फियरलेस हो जाएंगे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद इंटरवेन करेंगे टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज वेल। साथ ही साथ अब जो लिमिट लगाई जाएगी, अगर कभी भी स्टॉक में लिमिट लगाई जा रही है वो तभी होगी जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज होंगे, जैसे वॉर हो गया, फेमाइन हुआ, या प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, या नेचुरल डिजास्टर हो गया, कैलेमिटी हो गया, तभी लिमिट्स लगाई जाएगी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। साथ ही साथ अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंटर करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे अब और ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज और मॉडर्नाइजेशन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा क्रिएट किए जाएंगे तो फार्मर का जो प्रोड्यूस होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेजेस होते हैं, प्रोड्यूस होने के बाद जो क्रॉप खराब हो जाता है वो मिनिमम हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंटर करा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो एग्रीकल्चर मार्केट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। हर कोई लीस्ट अमाउंट पे बेटर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने की कोशिश में लगे रहेगा। इससे हमारा मार्केट बेटर कॉम्पिटिटिव होगा और वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जैसे मैंने आपको बताया, फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी काफ़ी चेंजेस करे हैं टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड मेक द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एंटर इन द एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक द कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज क्रिएट करे जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ
गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना है, कि फार्मर्स को मोटिवेट करें टूवर्ड्स द नॉन फार्मर इनकम एज वेल। गवर्नमेंट का ये रिक्वायरमेंट भी है कि वो डायरेक्टली सपोर्ट करे टू द फार्मर इन द इनकम मैटर थ्रू द डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर में आपको होलिस्टिकली पता लगा होगा कि एग्रीकल्चर को हमें किस तरीके से, हमारी करंट सिचुएशन है, आगे गवर्नमेंट अभी किस तरीके से, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के टाइम पे कुछ स्टेप्स ले लिए हैं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, आगे हमारे पास और भी कौन कौन से चांसेस हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है एग्रीकल्चर सेक्टर को और ग्रो करने के लिए। अगर कार्टोग्राफी IAS से आप जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन द ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। You can contact on this number, and also if you want to purchase our UPPCS 60 days crash course जो अभी तक स्टार्ट हो चुका है, और जो हमारे UPSC स्टडी नोट्स अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।